ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन। जिस तरह से कंज्यूमर्स अवेलेबल ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं, वह उनके द्वारा हेल्ड बिलीफ्स एंड एटीट्यूड से अफेक्टेड होता है, चाहे ये वैलिड हों या गलत। ये परसेप्शंस और अलग अलग वेज जिनसे कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, परचेज डिसीजन में हेविली वे करते हैं, जैसा कि फॉलोइंग सेक्शंस दिखाते हैं। बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। एक्सपीरियंस एंड लर्निंग के थ्रू लोग बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स एक्वायर करते हैं। ये बदले में बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिलीफ एक कन्विक्शन है कि कुछ सच या वास्तविक है, चाहे वह हो या न हो। उतने ही इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड्स, किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया के प्रति किसी व्यक्ति के स्थायी फेवरेबल और अनफेवरेबल इवैल्यूएशंस, इमोशनल फीलिंग्स और बिहेवियरल टेंडेंसीज। लोगों का लगभग हर चीज के बारे में एटीट्यूड्स होता है। रिलीजन, पॉलिटिक्स, क्लोथ्स, म्यूजिक, फूड। एटीट्यूड्स हमें एक फ्रेम ऑफ माइंड में डालते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को लाइक या डिसलाइक करना, उसकी ओर बढ़ना या उससे दूर जाना। वे हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के प्रति फेयरली कंसिस्टेंट तरीके से बिहेव करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि एटीट्यूड्स एनर्जी एंड थॉट पर इकोनॉमिज करते हैं, उन्हें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। एक जनरल रूल के रूप में, एक कंपनी को एटीट्यूड्स को चेंज करने की कोशिश करने के बजाय अपने प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स के साथ अडैप्ट करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो कंपनी के लिए मोर एक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी हो सकता है। कंज्यूमर्स एटीट्यूड्स को अंडरस्टैंड करना मार्केटर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एटीट्यूड्स कई बार कस्टमर डिसीजन प्रोसेस के कंसिडरेशन एंड चॉइस सेट स्टेजेस के दौरान बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एटीट्यूड्स जो किसी ट्रायल के दौरान किसी प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करने से डेवलप होते हैं, एक्सपोजर टू अ प्रोडक्ट एड से बने एटीट्यूड्स की तुलना में कंज्यूमर्स द्वारा प्रोडक्ट परचेस करने की संभावना को ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कंज्यूमर अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है और एक फाइनल वैल्यू जजमेंट कैसे लेता है। सभी कंज्यूमर्स द्वारा या सभी बाइंग सिचुएशंस में एक कंज्यूमर द्वारा कोई सिंगल प्रोसेस यूज नहीं किया जाता है। मोस्ट करंट मॉडल्स कंज्यूमर को लार्जली कॉन्शियस एंड रैशनल बेसिस पर जजमेंट्स बनाते हुए देखते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें कंज्यूमर इवैल्यूएशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले, कंज्यूमर एक नीड को सैटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, कंज्यूमर उस नीड के सॉल्यूशन को ऑफर करने वाले प्रोडक्ट ऑफरिंग से कुछ बेनिफिट्स की तलाश कर रहा है। तीसरा, कंज्यूमर प्रत्येक प्रोडक्ट को वेरिइंग एबिलिटीज वाले एट्रीब्यूट्स के बंडल के रूप में देखता है जो डिजायर्ड बेनिफिट्स को डिलीवर करते हैं। बायर्स के लिए इंटरेस्ट के एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करते हैं। उदाहरण के लिए, होटल्स, लोकेशन, क्लेanलीनेस, एटमॉस्फेयर, प्राइस, माउथवॉश, कलर, effectiveness, germ killing capability, taste, flavor, price, tires, safety, tread life, ride quality, price. Consumers उन attributes पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे जो sought after benefits deliver करते हैं। हम अक्सर डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए important attributes and benefits के अनुसार किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। ज्यादा चॉइस एक अच्छी बात लगती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, खासकर जब कंज्यूमर की कोई मार्क्ड प्रेफरेंसेस न हो या जब अवेयरनेस कंसिडरेशन सेट्स में कोई सुपीरियर ऑप्शन मौजूद न हो। ऑप्शंस और टाइम कंस्ट्रेंट्स के बीच नेग्लिजिबल डिफरेंसेस डिसीजन को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। साथ ही कंज्यूमर्स केवल डिसीजन टास्क के इंपॉर्टेंस के प्रोपोर्शन में ब्रेन पावर, टाइम और एफर्ट खर्च करेंगे। अस्ट्यूट मार्केटर को यह पता होना चाहिए कि असॉर्टमेंट टोटल सेट में एक सुपीरियर ऑप्शन ऐड करके कस्टमर्स को सिफ्ट करनी पड़ने वाली इंफॉर्मेशन की अमाउंट को कम करके डिसीजन मेकिंग में एड करने वाले पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछकर और सेल्स या स्पेशल ऑफर्स को इन्वॉल्व करने वाले टाइम कंस्ट्रेंट्स को कम करके चॉइस ओवरलोड और इम्पोज्ड कॉग्निटिव एफर्ट को कब कम करना है। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल। कंज्यूमर एक एट्रीब्यूट इवैल्यूएशन प्रोसीजर के थ्रू वेरियस ब्रड्स के प्रति एटीट्यूड्स पर पहुंचता है। इस बारे में बिलीफ्स का एक सेट डेवलप करता है कि प्रत्येक ब्रांड प्रत्येक एट्रीब्यूट पर कहाँ स्टैंड करता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल यह बताता है कि कंज्यूमर्स अपने ब्रांड बिलीफ्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, को इम्पोर्टेंस के अनुसार कंबाइन करके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का इवैल्यूएट करते हैं। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर ने अपने चॉइस सेट को 4 लैपटॉप्स,
बी, सी और डी तक सीमित कर दिया है। मान लीजिए कि वह 4 एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टेड है: मेमोरी कैपेसिटी, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, साइज एंड वेट और प्राइस। टेबल 3.1 दिखाता है कि प्रत्येक ब्रांड 4 एट्रीब्यूट्स पर कैसे रेट करता है, इस बारे में उसकी बिलीफ्स हैं। अगर एक कंप्यूटर अन्य सभी क्राइटेरिया पर डोमिनेट करता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह कंज्यूमर उसे चूज करेगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उसके चॉइस सेट में ऐसे ब्रड्स शामिल होते हैं जो अपनी अपील में वेरी करते हैं। अगर वह बेस्ट मेमोरी कैपेसिटी चाहती है, तो उसे सी खरीदना चाहिए। अगर वह बेस्ट ग्राफिक्स कैपेबिलिटी चाहती है, तो उसे अ खरीदना चाहिए, और इसी तरह। अगर हमें पता होता कि यह कंज्यूमर चारों एट्रीब्यूट्स में से प्रत्येक को कितना वेट देती है, तो हम उसकी चॉइस को ज्यादा रिलायबली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसने लैपटॉप की मेमोरी कैपेसिटी को 40%, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी को 30%, साइज एंड वेट को 20% और प्राइस को 10% इंपॉर्टेंस दिया। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल के अनुसार प्रत्येक लैपटॉप के लिए इस कंज्यूमर के परसीव्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इन वेट्स को प्रत्येक कंप्यूटर के एट्रीब्यूट्स के बारे में उसकी बिलीफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यह कंप्यूटेशन निम्नलिखित परसीव्ड वैल्यूज की ओर ले जाता है। लैपटॉप 0.4 8 प्लस 0.3 9 प्लस 0.2 6 प्लस 0.1 9 8.0। लैपटॉप बी 0.4 7 प्लस 0.3 7 प्लस 0.2 7 प्लस 0.1 7 7.0। लैपटॉप सी 0.4 10 प्लस 0.3 4 प्लस 0.2 3 प्लस 0.1 2 6.0। लैपटॉप डी 0.4 5 प्लस 0.3 3 प्लस 0.2 8 प्लस 0.1 5 5.0। एक एक्सपेक्टेंसी मॉडल फॉर्मुलेशन प्रिडिक्ट करता है कि यह कंज्यूमर लैपटॉप का फेवर करेगी जिसका 8.0 पर हाईएस्ट परसीव्ड वैल्यू है। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल कई स्ट्रैटेजीज इम्प्लाई करता है जिनका यूज एक कंपनी इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर सकती है कि कंज्यूमर्स उसके ऑफरिंग को चूज करेंगे। मान लीजिए कि ज्यादातर लैपटॉप बायर्स अपनी प्रेफरेंसेस को सैम तरीके से बनाते हैं। यह जानकर, उदाहरण के लिए, लैपटॉप बी का मार्केटर ब्रांड बी में ग्रेटर इंटरेस्ट स्टिम्युलेट करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले, कंपनी लैपटॉप को रीडिजाइन करना चूज कर सकती है। उदाहरण के लिए, उसके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को चेंज करके, उसके फॉर्म को मॉडिफाई करके और सर्विस को इम्प्रूव करके। ऑल्टरनेटिवली, कंपनी जरूरी नहीं कि लैपटॉप को मॉडिफाई करे, बल्कि उसके बेनिफिट्स को बेहतर कम्युनिकेट करके लैपटॉप के बारे में कंज्यूमर्स बिलीफ्स को ऑल्टर कर सकती है। कंपनी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के ड्रॉबैक्स को कम्युनिकेट करके कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग्स के बारे में कंज्यूमर्स बिलीफ्स को भी ऑल्टर कर सकती है। अंत में, कंपनी बायर्स को उन एट्रीब्यूट्स को ज्यादा वेट देने के लिए पर्सुएड करके डिफरेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में कंज्यूमर्स बिलीफ्स को ऑल्टर कर सकती है जिनमें ब्रांड एक्सेल करता है। परचेज डिसीजन इवैल्यूएशन स्टेज में कंज्यूमर चॉइस सेट में ब्रड्स के बीच प्रेफरेंसेस बनाता है और मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड को बाय करने का इंटेंशन भी बना सकता है। परचेज इंटेंशन को एक्सिक्यूट करते हुए कंज्यूमर 5 परचेज डिसीजंस तक ले सकता है: ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिटेलर एक्स, क्वांटिटी, एक कंप्यूटर, टाइमिंग, वीकेंड और पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड। यह डिसीजन कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर कंज्यूमर्स को मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स का यूज करने के लिए प्रेरित करती है। डिसीजन ह्यूरिस्टिक्स एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल एक कॉम्पेंसेटरी मॉडल है जिसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में परसीव्ड गुड थिंग्स परसीव्ड बैड थिंग्स को दूर करने में हेल्प कर सकती हैं। इस प्रकार, भले ही पिछले एग्जाम्पल में ब्रांड सी की ग्राफिक्स कैपेबिलिटी की कमी थी, साइज वेट इवैल्यूएशन सबसे कम था और किसी भी अदर ब्रांड की तुलना में ज्यादा एक्सपेंसिव था, उसकी ओवरऑल मेमोरी एंड ग्राफिक्स कैपेसिटी चॉइस सेट में अदर कंप्यूटर्स के सापेक्ष जीत गई। कंज्यूमर चॉइस के नॉन कॉम्पेंसेटरी मॉडल्स के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट कंसिडरेशंस जरूरी नहीं कि नेट आउट हों। आइसोलेशन में एट्रीब्यूट्स का इवैल्यूएट करना कंज्यूमर्स के लिए डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है,
लेकिन यह इस संभावना को भी बढ़ाता है कि अगर उन्होंने ग्रेटर डिटेल में विचार विमर्श किया होता तो वे एक अलग चॉइस करते। कंसिडरेशन सेट में प्रोडक्ट्स में हर एट्रीब्यूट के परसीव्ड इंपॉर्टेंस की गणना करने के बजाय कंज्यूमर्स अक्सर डिसीजन प्रोसेस में मेंटल शॉर्टकट्स लेते हैं, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स या रूल्स ऑफ थंब कहा जाता है। यह खासकर तब होता है जब लोगों के पास टाइम या कॉग्निटिव रिसोर्सेज की कमी होती है। हमारे ब्रांड और प्रोडक्ट नॉलेज, ब्रांड चॉइसेस की संख्या और सिमिलैरिटी, टाइम प्रेशर्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट जैसे किसी पीयर या बॉस को जस्टिफिकेशन की आवश्यकता अफेक्ट कर सकता है कि क्या और कैसे हम चॉइस ह्यूरिस्टिक्स का यूज करते हैं। कंज्यूमर्स जरूरी नहीं कि केवल एक टाइप के चॉइस रूल का यूज करें। उदाहरण के लिए, वे एक नॉन कॉम्पेंसेटरी डिसीजन रूल का यूज कर सकते हैं। कई फैक्टर्स उस तरीके को डिटरमाइन करेंगे जिससे कंज्यूमर्स इवैल्यूएशंस बनाते हैं और चॉइसेस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर्स रिचर्ड थलर और कास सनस्टाइन दिखाते हैं कि कैसे मार्केटर्स कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसे वे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। उस एनवायरनमेंट को डिजाइन करना जिसमें कंज्यूमर डिसीजन स्ट्रक्चर किए जाते हैं और बाइंग चॉइसेस किए जाते हैं। इन रिसर्चर्स के अनुसार सही एनवायरनमेंट में चॉइसेस प्रेजेंट करने से कंज्यूमर्स को एक नज मिल सकता है, किसी स्मॉल फीचर के जरिए जो अटेंशन अट्रैक्ट करता है और एक स्पेसिफिक डिजायर्ड बिहेवियर की ओर ले जाता है। उनका मानना है कि नबिस्को कंज्यूमर्स को हेल्थियर चॉइसेस करने के लिए नज करते हुए 100 कैलोरी स्नैक पैक्स ऑफर करके स्मार्ट चॉइस आर्किटेक्चर को एम्प्लॉय कर रहा है, जिनके सॉलिड प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का लेवल, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल मार्केटिंग स्टिम्युलस के प्रति रिस्पॉन्स में कंज्यूमर द्वारा हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड एक्टिव प्रोसेसिंग अस्यूम करता है। रिचर्ड पेटी और जॉन केसी पो का एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज का एक इन्फ्लुएंशियल मॉडल डिस्क्राइब करता है कि कंज्यूमर्स लो और हाई इन्वॉल्वमेंट सर्कमस्टेंसेस दोनों में इवैल्यूएशंस कैसे बनाते हैं। उनके मॉडल में पर्सुएशन के दो मीन्स हैं। सेंट्रल राउट, जिसमें एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज बहुत थॉट स्टिम्युलेट करता है और कंज्यूमर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के डिलिजेंट, रैशनल कंसिडरेशन पर बेस्ड होता है, और पेरिफेरल राउट, जिसमें एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज बहुत कम थॉट प्रोवोक करता है और कंज्यूमर के किसी ब्रांड के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पेरिफेरल क्यूज के एसोसिएशन से रिजल्ट होता है। कंज्यूमर्स के लिए पेरिफेरल क्यूज में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, क्रेडिबल सोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट शामिल हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कंज्यूमर्स सेंट्रल राउट का पालन तभी करते हैं जब उनके पास सफिशिएंट मोटिवेशन, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी हो। दूसरे शब्दों में, उन्हें एक ब्रांड का डिटेल में इवैल्यूएट करना, मेमोरी में आवश्यक ब्रांड एंड प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज होना और सफिशिएंट टाइम और प्रॉपर सेटिंग होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की कमी है, तो कंज्यूमर्स पेरिफेरल राउट का पालन करते हैं और अपने डिसीजंस में लेस सेंट्रल, मोर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पर विचार करते हैं। हम लो इन्वॉल्वमेंट की कंडीशंस में और सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस के बिना कई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सॉल्ट पर विचार करें। अगर कंज्यूमर्स इस कैटेगरी में सैम ब्रांड के लिए पहुंचते रहते हैं, तो यह हैबिट से बाहर हो सकता है, न कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी से। एविडेंस सजेस्ट करता है कि ज्यादातर लो कॉस्ट, फ्रिक्वेंटली परचेज्ड प्रोडक्ट्स के साथ लो इन्वॉल्वमेंट है। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स में बहुत कम कॉस्ट या रिस्क होता है और वे वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, जिसका यह भी मतलब है कि कंज्यूमर्स के लिए इस कैटेगरी के अदर प्रोडक्ट्स पर स्विच करना या वैरायटी के लिए अपनी नीड को सैटिस्फाई करने के लिए इम्पल्स बाइंग में शामिल होना ईजी है। मार्केटर्स क्वालिटी एंड ब्रांड अफिलिएशन पर जोर देकर और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करके इन प्रोडक्ट्स की परचेस के लिए हैबिचुएशन को बूस्ट कर सकते हैं ताकि कंज्यूमर्स को कहीं और देखने के लिए मजबूर न होना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर उनका यूजुअल बाथ जेल या सोप अवेलेबल नहीं है, मार्केटर्स लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 4 टेक्निक्स का यूज करते हैं जो हायर इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करता है। सबसे पहले, वे प्रोडक्ट को एक एंगेजिंग इशू से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि क्रेस्ट ने अपने टूथपेस्ट को कैविटी प्रिवेंशन से लिंक किया। दूसरा, वे प्रोडक्ट को एक पर्सनल सिचुएशन से लिंक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रूट जूस मेकर्स ने अपने ड्रिंक्स को फोर्टिफाई करने के लिए विटामिन्स एंड कैल्शियम इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तीसरा, मार्केटर्स पर्सनल वैल्यूज या ईगो डिफेंस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए एडवर्टाइजिंग डिजाइन कर सकते हैं,
जैसे कि सीरियल मेकर्स ने अडल्ट्स को सीरियल्स के हार्ट हेल्थी नेचर और फैमिली लाइफ का आनंद लेने के लिए लॉन्ग टाइम तक जीने के इम्पोर्टेंस का एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। चौथा, वे एक इम्पोर्टेंट फीचर ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जीई का सॉफ्ट वाइट लाइट बल्ब्स इंट्रोड्यूस करना। ये स्ट्रैटेजीज बेस्ट पर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट को लो से मॉडरेट लेवल तक बढ़ाते हैं। वे जरूरी नहीं कि कंज्यूमर को हाईली इन्वॉल्व्ड बाइंग बिहेवियर में ले जाए। अगर कंज्यूमर्स का किसी परचेज डिसीजन के साथ लो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे मार्केटर कुछ भी करे, तो उनके पेरिफेरल राउट का पालन करने की संभावना है। मार्केटर्स को कंज्यूमर्स को उनके ब्रांड चॉइस को जस्टिफाई करने के लिए एक या ज्यादा पॉजिटिव क्यूज देने चाहिए, जैसे फ्रिक्वेंट एड रेपिटेशन, विजिबल स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड फेमिलियरिटी को एनहांस करने के लिए विगरस पीआर। अदर पेरिफेरल क्यूज जो ब्रांड के पक्ष में बैलेंस को टिप कर सकते हैं, उनमें एक बिलवड सेलिब्रिटी एंडोर्सर, अट्रैक्टिव पैकेजिंग और एक अपीलिंग प्रमोशन शामिल हैं। इंटरवीनिंग फैक्टर्स, भले ही कंज्यूमर्स एक इवैल्यूएशन बनाते हों, दो जनरल फैक्टर्स परचेज इंटेंशन और परचेज डिसीजन के बीच इंटरवीन कर सकते हैं। फिगर 3.5 देखें। पहला फैक्टर दूसरों का एटीट्यूड्स है। हम किसी अदर पर्सन के एटीट्यूड से किस हद तक इन्फ्लुएंस्ड हैं, यह दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक, हमारे प्रेफर्ड अल्टरनेटिव के प्रति अदर पर्सन के एटीट्यूड की इंटेंसिटी, और दो, अदर पर्सन की विशेस के साथ कंप्लाई करने की हमारी मोटिवेशन। अदर पर्सन का एटीट्यूड जितना इंटेंस होगा और वह हमारे जितना क्लोजर होगा, हम अपने परचेज इंटेंशन को उतना ही ज्यादा एडजस्ट करेंगे। इसका उल्टा भी सच है। दूसरों के एटीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मीडियरीज इवैल्यूएशंस द्वारा निभाई गई रोल है। न्यूयॉर्क टाइम्स वायरकटर वेबसाइट, जो टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए रिकमेंडेशंस ऑफर करती है। कंज्यूमर रिपोर्ट्स, जो सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अनबायस्ड एक्सपर्ट रिव्यूज प्रोवाइड करती है। जे.डी. पावर, जो कार्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कंज्यूमर बेस्ड रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। प्रोफेशनल मूवी, बुक और म्यूजिक रिव्यूअर्स, Amazon.com जैसी साइट्स पर प्रोडक्ट्स, बुक्स और म्यूजिक के कस्टमर रिव्यूज और चैट रूम्स, बुलेटिन बोर्ड्स, ब्लॉग्स और एंजीज लिस्ट जैसी अदर ऑनलाइन साइट्स की बढ़ती संख्या जहां लोग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कंपनीज पर चर्चा करते हैं। दूसरा इंटरवीनिंग फैक्टर में सिचुएशनल कंसिडरेशंस शामिल हैं, जो परचेज इंटेंशन को बदलने के लिए इरप्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि कंज्यूमर लैपटॉप खरीदने से पहले अपनी जॉब खो दे, कोई अदर परचेज ज्यादा अर्जेंट हो जाए, या कोई स्टोर सेल्स पर्सन उसे टर्न ऑफ कर दे। प्रेफरेंसेस और यहां तक कि परचेज इंटेंशंस परचेज बिहेवियर के पूरी तरह से रिलायबल प्रिडिक्टर्स नहीं हैं। किसी परचेज डिसीजन को मॉडिफाई, पोस्टपोन या अवॉइड करने का कंज्यूमर का डिसीजन एक या ज्यादा प्रकार के परसीव्ड रिस्क से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है। इनमें फंक्शनल रिस्क शामिल है कि प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है, फिजिकल रिस्क की प्रोडक्ट यूजर या अदर्स के फिजिकल वेलबीइंग और हेल्थ के लिए थ्रेट पैदा करता है, फाइनेंशियल रिस्क की प्रोडक्ट पेड की गई प्राइस के लायक नहीं है, सोशल रिस्क की प्रोडक्ट दूसरों के सामने शर्मिंदगी का कारण बनता है, साइकोलॉजिकल रिस्क की प्रोडक्ट यूजर के मेंटल वेलबीइंग को अफेक्ट करता है, और अपॉर्चुनिटी रिस्क की प्रोडक्ट की फेलियर के परिणामस्वरूप दूसरा, ज्यादा संतोषजनक प्रोडक्ट खोजने के लिए ज्यादा टाइम एंड मनी स्पेंड करना पड़ता है। परसीव्ड रिस्क का डिग्री दाव पर लगे मनी की अमाउंट, एट्रीब्यूट अनसर्टेनिटी की अमाउंट और कंज्यूमर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ वेरी करता है। कंज्यूमर्स रिस्क की अनसर्टेनिटी और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए रूटीन्स डेवलप करते हैं, जैसे डिसीजन से बचना, फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना और नेशनल ब्रांड नेम्स एंड वारंटीज के लिए प्रेफरेंसेस डेवलप करना। मार्केटर्स को उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो कंज्यूमर्स में रिस्क की फीलिंग पैदा करते हैं और उसे कम करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए।